दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए इतिहास विषय की समग्र तैयारी करवाई जाती है। तो आज इस चैनल पर मैंने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, एक नया सीरीज़ है और यह श्रृंखला जीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ ऑप्शनल के अभ्यर्थियों के लिए भी, दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये पूरा का पूरा इस श्रृंखला की पूरी जो क्लासेस हैं वो जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और ये पूरी की पूरी श्रृंखला जनरल स्टडीज़ में जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये पूरी की पूरी श्रृंखला उसी विशेष खंड को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी की पूरी श्रृंखला में जो भी चर्चा हम करेंगे, उस चर्चा में जीएस मुख्य परीक्षा के लिए आधुनिक भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो भी महत्वपूर्ण सिलेबस है, खास तौर से किस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, हम उसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। यानी कि ये पूरी की पूरी श्रृंखला प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी तरह से डिज़ाइन की गई है मुख्य परीक्षा की मांगों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि इस वीडियो श्रृंखला से बहुत सारी ऐसी संकल्पनात्मक अवधारणाएं हैं जो आपकी स्पष्ट हो जाएंगी और प्रारंभिक परीक्षा में भी जो संकल्पनात्मक प्रकृति के कॉन्सेप्चुअल नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने देखा कि YouTube पर इस तरह के सामग्री की कमी भी थी कि सिर्फ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया गया हो, ऐसी श्रृंखला का अभाव था, तो मैंने इसकी शुरुआत की। तो उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इस श्रृंखला से लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक संक्षिप्त परिचय मैं आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन का दूं, फिर हम विषय में प्रवेश करेंगे। तो आज इस श्रृंखला की पहली क्लास है। तो जैसा कि जानते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि ये पूरी की पूरी श्रृंखला मुख्य परीक्षा की मांगों के अनुसार डिजाइन की गई है। और जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली, अगर आप हिंदी माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपकी पकड़ भी हिंदी भाषा पर ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी भाषा पर आपकी पकड़, हिंदी भाषा की जो संस्कृत निष्ठ शैली होती है उस तरह की भाषा आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सामान्य हिंदी, ऐसी हिंदी, जैसे 2 तरह की हिंदी होती है। एक तो हम आम बोलचाल में, प्रयोग में लाते हैं, कम्युनिकेशन में। लेकिन जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, किसी भी विषय के विशेष खंड को पढ़ते हैं, तो उनकी भी कुछ तकनीकी शब्दावलियां होती हैं। तो हमें उन शब्दावलियों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। जब तक हम उन भाषागत शब्दावलियों पे अपनी पकड़ विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हिंदी भाषा की एक आधारभूत पकड़ होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास को पढ़ाते हुए, इस पूरी की पूरी परिचर्चा को कंप्लीट करते हुए, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि मेरे पढ़ाने से, मेरी शैली से कहीं ना कहीं भाषागत स्तर पर भी आपके लेखन में कुछ सुधार हो। उस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हिंदी भाषा की आधारभूत पकड़ होने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि मुख्य परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा जोर होता है वो संकल्पनाओं को समझने पर होता है। यानी संकल्पनाओं की समझ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक संकल्पनाओं पर आपकी समझ नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चंस को, प्रश्नों को डिकोड नहीं कर पाएंगे, प्रश्नों की मांग को नहीं समझ पाएंगे और प्रश्नों की मांग के अनुरूप अपने उत्तर को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो संकल्पनाओं पे समझ होना भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो संकल्पनाओं की समझ। दूसरी बात, संकल्पनाओं की समझ के साथ साथ जो एक और तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है,
वो है कि अंतर विषयक कौशल, जिसको हम इंग्लिश में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं, अंतर विषयक कौशल, ये आपके अंदर है कि नहीं। कई बार प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है कि आधुनिक भारत का खंड, इस खंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं विश्व इतिहास के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो फिर हमें उत्तर देने में कठिनाई हो जाती है। कई बार क्या होता है कि एक आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो विशेष खंड है, इस खंड के अंदर अलग अलग अध्याय हैं, तो कई बार प्रश्न क्या करता है कि एक ही प्रश्न 2-3 अध्यायों को कोरिलेट करता है, तो उन दोनों तीनों अध्यायों की अगर आपकी अच्छी समझ होगी और इंटर रिलेट करके, अंतर संबंधित करके प्रश्नों का उत्तर अगर आप लिख पाएंगे तो आप एक बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि इतिहास और पॉलिटी, जिसको आप भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं, इसके खंड को जोड़ के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास और सामाजिक विषय, इन दोनों को कनेक्ट करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, इन दोनों खंडों को मिलाकर एक नया क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो इन सब के मूल में यही है कि जब तक हमारी संकल्पनात्मक समझ स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम एक बहुत ही प्रभावी उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी है कि हमारी संकल्पनात्मक समझ हो, विषय और अवधारणाओं की स्पष्टता हो, और जब हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ विकसित हो जाती है, इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है उत्तर लेखन का। ये चरण ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, जो भी नोट्स मेकिंग होता है, वो एक ऐसा नहीं कह सकते कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होता है। यानी हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो समझ है, विषय की समझ तो रहती है, अवधारणाओं की स्पष्टता तो रहती है, लेकिन वो शब्द सीमा के अंदर बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो उत्तर लिखते वक्त ये स्किल सीखना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमने अगर किसी विषय को समझा है और उस विषय का उत्तर हमें 150 वर्ड्स में, 150 शब्द में, 200 शब्द में, 250 शब्द में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रभावी ढंग से कैसे लिख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी आंसर राइटिंग स्किल पहले से ही बेहतर होती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले हैं जिनकी लिखने की क्षमता, लिखने का कौशल पहले से ही बहुत ही सुपर है, और जब वो इस परीक्षा में आते हैं, इस परीक्षा के जो कोर्स सिलेबस है उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद उनको अपने उत्तर को प्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी नहीं होती है, विषय की समझ तो होती है, लेकिन अच्छी स्कूलिंग नहीं होने के कारण उनका जो आंसर का प्रेजेंटेशन है, उत्तर का प्रस्तुतिकरण है, ये बड़ा कमज़ोर होता है। तो उन बच्चों के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्न की जो सिलेबस की ये सारी डिमांड्स हैं मुख्य परीक्षा की, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक भारत का इतिहास खंड इस श्रृंखला में कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को इस श्रृंखला में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल नहीं है इन लेक्चर्स को डिस्कस करते हुए। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ इन लेक्चर्स की। तो देखो, सिलेबस से आप पहले से परिचित हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो खासतौर से मुख्य परीक्षा पर ही फोकस्ड है, तो आप सिलेबस से भली भांति परिचित हैं। जैसे सिलेबस का जो पहला खंड है, पहला चैप्टर है, वो हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में बांट दें, एक खंड हम मान लेते हैं 1857 के विद्रोह के पहले की कहानी, दूसरा खंड हम मान लेते हैं 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ। तो फिलहाल हम खंड एक इस पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम 1857 के विद्रोह के पूर्व, 1857 के विद्रोह के पूर्व की घटनाओं को समझेंगे। तो 1857 के विद्रोह के पूर्व की घटनाओं में जो पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना है
जिसे हम यहाँ पढ़ते हैं वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके अलावा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अलावा हम 18वीं सदी में भारत या 18वीं सदी में भारत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ डार्क एजेस का कॉन्सेप्ट क्या था, या फिर मुगल जो हम कहते हैं कि पतनोन्मुखी मुगल साम्राज्य था, इसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। पतनोन्मुखी मुगल साम्राज्य, साथ ही साथ पतनोन्मुखी मुगल साम्राज्य के साथ एक और प्रवृत्ति देखी गई थी, और वो था कि जब केंद्रीय सत्ता का पतन हो रहा था, केंद्रीय सत्ता निरंतर कमजोर हो रही थी, ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। इसमें से जो सक्सेसर स्टेट्स थे, उत्तराधिकारी राज्य थे, कुछ पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य थे, कुछ अर्ध स्वतंत्र स्थिति में थे। तो ये जो स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र, स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय जो है, या जिसे हम क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी कहते हैं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी कहते हैं, इस प्रवृत्ति को भी हमें समझना है। तो जो पहला चैप्टर है वो यही है, इसी खंड पे हमें बात करनी है, और यहाँ पे हम फैक्ट्स पे ना बात करके संकल्पनाओं पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन सभी विषयों पे तो नहीं चर्चा कर पाएंगे, लेकिन इस विषय की पृष्ठभूमि की हम बात कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम छोटे छोटे लेक्चर्स, जैसे 40 मिनट्स के लेक्चर्स, 45 मिनट्स की लेक्चर्स में हम एक एक संकल्पना इसमें से स्पष्ट करते हुए चलेंगे, और इसी तरह से हम आगे भी सिलेबस में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने केवल चैप्टर 1 की रूपरेखा आपको बताई। चैप्टर 2 में हम क्या आगे पढ़ेंगे ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो देखो मुख्य परीक्षा में, जनरल स्टडीज में ऐसा नहीं है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए जब सवाल पूछे जाएंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाएंगे, बहुत सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्नों को, क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, ताकि आप उस पूरी की पूरी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से परिचित हैं कि नहीं, इस बात की जांच परख की जा सके। जैसे जब हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें भारत में सबसे पहले आने वाली जो कंपनी थी, सबसे पहले आने वाला जो यूरोपीय समूह था वो पुर्तगाली समूह था। और हम सबको पता है कि पुर्तगाली समूह में वास्को डी गामा सबसे पहले साउथ इंडिया में जो कालीकट है वहाँ पे पहुँचा था, तट पे, और वो वर्ष था 1498 AD। चूंकि ये प्रीलिम से स्पेसिफिक क्लास नहीं है तो हम इसको कहेंगे 15वीं सदी। यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत कब हो गई? 15वीं सदी में। और 15वीं सदी का ये कौन सा दशक था? तो ये 15वीं सदी का अंतिम दशक था, 1498। यानी कि 15वीं सदी के अंतिम दशक और 16वीं सदी के शुरुआत में भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया, जिसमें पहले यूरोपीय समूह पुर्तगाली थे। तो आप याद रखिएगा कि 15वीं सदी के अंतिम दशक, 15वीं सदी के अंतिम दशक, या हम कहेंगे 16वीं सदी के प्रारंभ से, 16वीं सदी के प्रारंभ से भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया। पुर्तगाली आए, फिर इनको फॉलो करते हुए इनके पीछे पीछे धीरे धीरे डच, इंग्लिश और फ्रेंच सब आ गए। यानी कि 15वीं और 16वीं सदी में कुछ तो खास रहा होगा, कुछ तो विशेष रहा होगा यूरोप में। 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में होने वाली ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इन यूरोपीय कंपनियों को एशियाई देशों में आने के लिए बाध्य कर दिया? इस बात की समझ होनी बहुत जरूरी है। आप खुद से एक सवाल पूछिए कि भारत में यूरोपीय समूह आए, व्यापार करने आए, उनमें से अंग्रेज आगे चल के शासक बन गए, लेकिन वो क्यों आए एशियाई देशों में, वो भारत में क्यों आए? इस बात का, सवाल का उत्तर जानना जरूरी है कि नहीं? इस बात का उत्तर जानना जरूरी है कि भारत में अगर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ
तो भारत में इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक बात तो हमने मार्क कर लिया कि भारत में यूरोपियों का आगमन जो शुरू होता है वो 15वीं सदी और 16वीं सदी, यही वो दौर है जिसमें यूरोपियों का आगमन शुरू हो जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में बनने चाहिए जब इस चैप्टर को हम पढ़ने जाते हैं। वो सवाल क्या है? क्या भारत में अलग अलग यूरोपीय समूह आए, ये आना उनकी विवशता थी या वो स्वेच्छा से आए थे? इस बात का उत्तर हमें समझना होगा। क्या भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, आंतरिक परिस्थितियां थी, पूरी तरह से एक शून्यता या वैक्यूम के स्टेज को प्रतिबिंबित कर रही थी, या फिर भारत उस समय पूरे वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क, जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क जो है, उसमें एक मुख्य भूमिका रखता था? तो देखो, अलग अलग समूह के इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की है। औपनिवेशिक इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार भारत में यूरोपीय समूह के आगमन को अलग तरीके से चित्रित करने की कोशिश करेंगे। वही दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत में यूरोपीय समूह का आगमन भारतीयों के भले के लिए हुआ। भारत में यूरोपीय समूह के आगमन से भारतीयों की स्थिति बेहतर हुई। भारत में एक तरह से शून्यता की स्थिति थी। भारत में एक तरह से डार्क एजेस जैसी स्थिति विद्यमान थी। राष्ट्रवादी इतिहासकार किसी और तरीके से चित्रित करने की कोशिश करेंगे। मार्क्सवादी इतिहासकार अपनी व्याख्या किसी और तरीके से करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि 15वीं सदी का जो उत्तरार्ध था, 15वीं सदी का उत्तरार्ध, मैंने शब्द क्या यूज किया? शब्दों पे ध्यान देना है आपको भाषा पे पकड़ बनानी पड़ेगी मुख्य परीक्षा में, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हो। तो 15वीं सदी का जो उत्तरार्ध था, ये वो दौर था जहां पर कि पूरा का पूरा यूरोप एक हिस्टोरिकल कंजंक्चर या ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था। मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरा का पूरा यूरोप एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था? क्योंकि 15वीं सदी का जो उत्तरार्ध एक ऐसा दौर है जहां पर कि यूरोप में जो भी मध्यकालीन संरचनाएं थी, मिडिवल स्ट्रक्चर्स थी, वो टूट रही थी। या हम कह सकते हैं कि मिडिवल स्ट्रक्चर्स या मध्यकालीन संरचनाओं की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, अपनी कुछ सीमाएं थी, और यूरोप उन मध्यकालीन संरचनाओं की सीमाओं के साथ जूझ रहा था। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर आउटडेटेड होने लगता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ सीमाएं होंगी, और जब आप उन सीमाओं से जूझोगे तो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं यूरोप में ये जो मिडिवल स्ट्रक्चर्स की, जो मध्यकालीन व्यवस्था की जो संरचना की सीमाएं थी, उनसे जूझते हुए यूरोप में जो एक सॉल्यूशन ढूंढने की, एक समाधान ढूंढने की कोशिश की, उसी से एक नई विश्व व्यवस्था, एक नया ग्लोबल सिस्टम डेवलप हुआ। यानी कि इसका जो मेन रूट था, मुख्य कारण था, वो पूरे के पूरे सिस्टम के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना में ही निहित था। तो 15th 16th सेंचुरी में यूरोप एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, एक संकट के दौर से गुजर रहा था। ये बात हमें समझना है। और वो क्राइसिस क्या था, संकट क्या था, कि जो यूरोप की मध्यकालीन संरचनाएं हैं, मिडिवल स्ट्रक्चर्स, इनकी कुछ आंतरिक सीमाएं थी, इंटरनल लिमिटेशंस थी, और यूरोप इन्हीं मध्यकालीन संरचनाओं की आंतरिक सीमाओं से जूझ रहा था, और इससे जूझते हुए यूरोप एक नए वैश्विक व्यवस्था, एक नए ग्लोबल सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये कुछ इस तरह की चीज थी, और इन सब के मूल में जो चीज निहित थी वो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने देखा कि जब आपने जीएस में पढ़ा भी होगा कि जैसे समुद्री मार्गों पे कब्जा करना, नए व्यापारिक मार्गों की तलाश करना, समुद्री मार्ग से व्यापार वाणिज्य करके प्रसार करने की कोशिश करना, धीरे धीरे ये जो यात्रा थी कैसे वैश्विक साम्राज्यवाद तक पहुंच गई, ये पता ही नहीं चला। अगर मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस की बात करूं
जो कि आपने जनरल स्टडीज में, जहाँ पे कि फाउंडेशन क्लासेस होती हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वहाँ पढ़ा भी होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम यूरोप में मिडिवल एज की बात करते हैं, मध्य युग की बात करते हैं, तो खास तौर से मध्य युग की चर्चा हम किस सदी से करते हैं? तो मध्य युग का मतलब हो गया 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक। तो ध्यान रखो, जब हम यूरोप में मध्य युग की चर्चा करते हैं, मिडिवल एजेस की बात करते हैं, अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में मध्य युग की चर्चा करें तो इसका मतलब हम 5वीं सदी से लेकर कब की बात कर रहे हैं? 15वीं सदी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मध्य युग है, इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग क्या है? पहले को इतिहासकारों ने कहा कि अर्ली मेडिवल फेज, दूसरे को कहा हाई मेडिवल फेज, तीसरे को कहा लेट मेडिवल फेज। पहला फेज 5वीं से 10वीं सदी तक, दूसरा फेज 10वीं से 13वीं सदी तक, और तीसरा फेज जो था इसका, जिसको लेट मेडिवल कहा, ये रहा 13वीं से 15वीं सदी तक। यानी कि मध्य युग का ये क्या था? सबसे अंतिम चरण था। और इसी अंतिम चरण में सारे संक्रमण हमें दिख रहे थे, सारे के सारे ट्रांजिशंस दिख रहे थे। मध्य युग के अंतिम चरण में ही हमें सारे ट्रांजिशंस दिख रहे थे। एक और खास बात शायद आप जानते हो कि मध्य युग को ऐसे भी जोड़ के देखा जाता है कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद से लेकर जो यूरोप में आधुनिक युग है, मॉडर्न एज है, इसकी शुरुआत के बीच का जो फेज था, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं मध्य युग। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो ये पतन हुआ था 476 एडी में। इसीलिए मैंने मध्य युग के शुरुआत की जब बात की तो 5वीं सदी लिखा। 476 एडी मतलब क्या हो गया? 5वीं सदी। तो देखो, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ 476 एडी में, 5वीं सदी में। तो उसके पतन से लेकर आधुनिक युग यानी 15वीं सदी, तो 5वीं सदी और 15वीं सदी के बीच का पूरा जो काल है, इसे ही हम कहते हैं मध्य युग। 15वीं सदी से आप देखते हो कि ट्रांजिशनल फेज के बाद नई नई प्रगतिशील चीजें आपको दिखने लगती हैं, जैसे पुनर्जागरण दिखने लगता है, प्रबोधन दिखने लगता है, वणिकवाद दिखने लगता है, ऐसी तमाम चीजें दिखती हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं आता है। मैंने कहा कि मध्य युग का जो अंतिम चरण है, 13वीं से 15वीं सदी, इसी में परिवर्तन के कुछ तत्व दिखने लगे थे। और वो परिवर्तन के तत्व क्या थे? ये देखो, ये है मध्य युग का अंतिम चरण, मध्य युग का अंतिम चरण। ये ध्यान रखना, इसी से ट्रेस करना है हमें। और ये है 13वीं से 15वीं सदी के बीच में। ये कैसा काल है? ये संक्रमण का काल है। इस संक्रमण के काल में क्या होगी? पुरानी मध्यकालीन संरचनाएं टूटेंगी और हमें कहां लेके जाएंगी? एक नई आधुनिक व्यवस्था की ओर लेके जाएंगी। जैसे यहां पे क्या होगा 13वीं से 15वीं सदी में? तो 13वीं से 15वीं सदी के बीच जो पारंपरिक सामंतवादी ढांचा है, धीरे धीरे ये पारंपरिक सामंतवादी ढांचा टूटने लगेगा। जो यूरोप में मैनोर सिस्टम है, वो मैनोर सिस्टम धीरे धीरे क्या करने लगेगा? डिक्लाइन होने लगेगा, उसका पतन होने लगेगा। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इस 13वीं से 15वीं सदी के बीच में जो सामंती समाज में जो इलिटिस्ट क्लास था, जो अभिजात्य वर्ग था, उसकी स्थिति में भी पतन देखी गई, डिक्लाइन देखा गया। और पारंपरिक सामंती ढांचे के टूटने के साथ ही एक और संबंध जुड़ा हुआ है, और वो संबंध है कि स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज या सशक्त राजतंत्रों का उदय भी देखा गया। अब युद्ध होने लगे। जब पावरफुल मोनार्कीज आ जाएंगी, सशक्त राजतंत्र आएंगे, तो उनमें आपसी वर्चस्व को लेकर युद्ध भी होगा। युद्ध होगा तो उसके लिए आपको सेना मेंटेन करना पड़ेगा। सेना मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? राजस्व के निश्चित स्रोत चाहिए। तो अब सिर्फ कृषि अधिशेष जिनका संग्रहण पारंपरिक जमींदार वर्ग या सामंत वर्ग के हाथ में था, सिर्फ उस अधिशेष से काम नहीं चलेगा। आपको बड़े पैमाने पे व्यापार वाणिज्य को प्रश्रय देना होगा। बड़े पैमाने पे राज्य द्वारा ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी जिससे कि राज्य में जो बुलियन है, बहुमूल्य कह सकते हैं कि राज्य के जो आर्थिक संसाधन है,
उन आर्थिक संसाधनों में विकसित हो, तभी आप एक शक्तिशाली राजतंत्र की नींव रख सकते हैं। तो देखो, जब पारंपरिक सामंती ढांचा टूटेगा, मैनोर व्यवस्था का पतन होगा। मैनोर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, आप कह सकते हैं कि सबसिस्टेंस या निर्वाह व्यवस्था थी, जिसमें एक विशेष क्षेत्र होता था। उस विशेष क्षेत्र में एक फ्यूडल लॉर्ड जैसा एक व्यक्ति होता था, जो उस क्षेत्र की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी उनको संचालित करता था। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जितनी भी जरूरतें थी वो उस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों से पूरी हो जाती थी। वहां रहने वाले लोग श्रम करते थे, सामंत को जो उत्पादन है उसका एक हिस्सा कर के रूप में देते थे, और इस तरह से कृषि अधिशेष से अर्जित आय ही उस सामंत के लिए अधिशेष होता था, और उस अधिशेष का एक हिस्सा जो उससे बड़ा सामंत या जो राजा होता था उसको वो पहुंचा दिया करता था। तो इस तरह का एक ढांचा था उस मैनोर में, मैनोर सिस्टम में। उस मैनोर में एक चर्च जैसी भी संरचना होती थी जहां पोप होता था, और धीरे धीरे ये जो सामंत है, पोप है, इन दोनों के बीच संबंध काफी गहरे और स्थायी हो चुके थे। तो देखो, जब हम पश्चिमी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात करते हैं तो वहां पे आप देखोगे कि जो समाज है या चर्च का वर्चस्व है उसकी प्रकृति में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। लेकिन 14वीं सेंचुरी में, 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग जैसी भयंकर महामारी आई, और प्लेग की महामारी के कारण जनसंख्या में बड़े पैमाने पे कमी देखी गई। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी यूरोप में कि 14वीं सदी में क्या हुआ, जनसंख्या में बड़े पैमाने पे कमी देखी गई। तो याद रखो कि मध्यकाल की बात जब हम यूरोप में करेंगे तो सामंतवाद की बात करेंगे, मैनोरियल सिस्टम की बात करेंगे, और जब सामंतवाद और मैनोरियल सिस्टम की हम बात करेंगे तो सबसिस्टेंस ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल सिस्टम यानी निर्वाह आधारित कृषि व्यवस्था की हम बात करेंगे। ऐसी स्थिति में अधिशेष बहुत ही सीमित होगा, और ऐसी स्थिति में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बहुत ही अधिक विकसित नहीं होंगी, यानी कि व्यवस्था का अधिकतर हिस्सा कृषि से ही संचालित हो रहा है। और मैंने बताया कि 14th सेंचुरी के आसपास, 14th सेंचुरी में 1347 से लेकर 1351 के बीच में ये प्लेग, ब्लैक डेथ का जो पहला जैसे जो वेव था वो आया, आप कह सकते हैं, जिसमें यूरोप की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा मृतप्राय मर गया, यानी इस बीमारी का शिकार हो गया। अब बताओ कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और अगर जनसंख्या का 1/3 हिस्सा किसी अकाल या महामारी की चपेट में आके खत्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में कृषि में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आएगी। यानी कि अब क्या है, महामारी की वजह से जनसंख्या में कमी हुई, जनसंख्या में कमी की वजह से श्रमिकों की संख्या में कमी हुई, और जैसे ही श्रमिकों की संख्या में कमी होगी तो जो एग्रीकल्चर है, कृषि में मजदूरों की कमी हो जाएगी। तो देखो, जब श्रमिकों की कमी हो गई, मजदूरों की कमी हो गई, तो बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में आ जाएगा, श्रमिक या मजदूर के हाथ में आ जाएगा। पूरा का पूरा खेल किसका होता है, डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जब श्रमिक और मजदूरों की कमी हुई तो बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में आ गया, श्रमिकों के हाथ में आ गया। और जैसे ही बार्गेनिंग पावर श्रमिकों के हाथ में आएगा तो ये सामंती फ्यूडल रिलेशंस, जो सामंती संबंध जो हजारों सालों से चले आ रहे थे, धीरे धीरे वो सामंती संबंध क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, कमजोर पड़ने लगेंगे। तो यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ, लेकिन सामंतवाद का पतन किस कोई क्रांति नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्रांति हुई और सामंतवाद का पतन हुआ, ऐसा नहीं। यूरोप में मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, आर्थिक संरचना थी, वो कुछ इस तरह से डिजाइन थी कि उसकी कुछ इंटरनल लिमिटेशंस थी, आंतरिक सीमाएं थी, और उन आंतरिक सीमाओं के कारण क्या हुआ, सामंतवाद के ढांचे में वो परिवर्तन हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं निष्कर्ष बताऊं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आपको क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, जब कोई भी डिस्कस हम करते हैं कॉन्सेप्ट, तो उन बातों को लास्ट में हमें 2-4 लाइन में समराइज कर लेना चाहिए। तो मैं क्या समराइज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि 15वीं 16वीं सदी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई अप्रत्याशित या अचानक होने वाली घटना नहीं थी। ये 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में आई क्राइसिस या संकट से गंभीर रूप से जुड़ी हुई थी।
तो 15वीं 16वीं सदी में यूरोप में क्राइसिस क्या आई? तो आप कहोगे कि 13th to 15th यानी 13वीं से 15वीं सदी, जो कि मध्यकाल का सबसे उत्तरवर्ती चरण है, बाद का चरण है यूरोप में, इस काल में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखे गए। पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन था कि सामंती समाज का विघटन होना शुरू हुआ, मैनोरियल सिस्टम का विघटन होना शुरू हुआ, और इसमें ब्लैक डेथ जैसी महामारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्लैक डेथ के कारण जनसंख्या में तेजी से कमी आ गई, और जनसंख्या के कारण कमी में के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी आई। उसके कारण बार्गेनिंग पावर, सौदेबाजी की शक्ति श्रमिकों के हाथ में चली गई, और इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि सामंत कृषक संबंध पहले जैसे नहीं रहे, वो कमजोर पड़ते चले गए। सामंतों को कृषि अधिशेष से होने वाली जो आय थी, उस आय में भी लगातार गिरावट होती चली गई, उनकी इनकम भी लगातार क्या होती चली गई? कम होती चली गई। यानी कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो लंबे समय से चला रहा था, जिसमें सामंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, मैनोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वो इकोनॉमिक सिस्टम पर क्या हुआ? प्रहार हुआ, उस पर चोट पहुंची। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, उस दौर में जो वैश्विक व्यापार था, एक बात तो आप समझ गए ना, मुझे लग रहा है एक फैक्टर को आप समझ गए। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि 14th 15th सेंचुरी में जो ग्लोबल ट्रेड था, वैश्विक व्यापार था, इसको भी थोड़ा आपको समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं यूरोप की, और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? एशिया की। एशिया में अलग अलग यूरोपीय समूहों का आगमन हुआ। तो 14th 15th सेंचुरी में जो वैश्विक व्यापार था, ग्लोबल ट्रेड था, यहां पे खास बात हम क्या देख रहे हैं कि यूरोप का एशिया के साथ व्यापार था या नहीं? आप कहोगे था। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार था, लेकिन इस व्यापार में व्यापार संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये किसके पक्ष में था? ये था एशिया के पक्ष में। इसका मतलब क्या है कि एशिया से यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी। यानी एशिया यूरोप को बहुत सारी चीजें क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था, और बदले में यूरोप के पास एशिया को निर्यात करने वाली वस्तुएं बहुत ही कम थी। तो देखो, एशिया से यूरोप की ओर होने वाला निर्यात ज्यादा है, और इस एशिया में भी भारत से या इंडिया से यूरोप को होने वाला निर्यात ज्यादा है। तो जब निर्यात ज्यादा है तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? ये व्यापार संतुलन एशिया के पक्ष में था। केवल भारत ही नहीं, भारत और चीन टेक्सटाइल या वस्त्र के सबसे बड़े निर्यातक थे, और ये रिवर्स था। इंडिया और चाइना से वस्त्र कहां जाता था? यूरोप जाता था। यहां से स्पाइसेस, मसाले कहां जाते थे? यूरोप जाते थे। यहां से सिल्क, रेशम कहां जाता था? यूरोप जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। यानी यूरोप के पास इतने ज्यादा एक्सपोर्टेबल गुड्स नहीं थे जितने एशिया की कंट्रीज के पास था। तो बताओ, अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें पेमेंट मिलेगा। ये पेमेंट कौन करेगा? यूरोप करेगा। तो यूरोप ने क्या किया? इस निर्यात के बदले हमें पेमेंट वो करता था। यानी ऐसी कंडीशन में वो हमें पेमेंट करेगा, तो पेमेंट का मतलब क्या हो गया? बुलियन। ऐसे समझो कि हमने निर्यात किया, बदले में हमें पैसा मिला। वो पैसा बहुमूल्य धातुओं के रूप में था, जिसको हम बुलियन कहते हैं। तो यूरोप से होने वाला बुलियन प्रवाह बहुत ज्यादा था एशिया में, चाहे वो यूरोप का स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, है ना। तो एशिया जो था एक तरह से बुलियन सिंक की तरह था यूरोप के किसी भी देश से। ठीक है, यूरोप के लगभग हर देश एशिया के साथ होने वाले व्यापार पे उनकी निर्भरता थी, तो बदले में वो हमें पे करते थे। तो एशिया एक तरह से बुलियन सिंक बना हुआ था, और एशिया बुलियन सिंक बना हुआ था। बुलियन सिंक बना हुआ था क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा था। दूसरी तरफ चूंकि यूरोप के जो देश है, मैं अलग अलग देशों की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन भी इसमें एक देश है, इन सभी देशों के पास एक्सपोर्टेबल गुड्स या निर्यात योग्य वस्तुओं का अभाव था। तो जब निर्यात योग्य वस्तुओं का इनके पास अभाव है, तो इसका मतलब यह है कि ये किस संकट से जूझ रहे हैं?
तो ये जूझ रहे हैं बुलियन संकट से, बुलियन क्राइसिस से, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पास वो प्रीशियस मेटल्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसी को हम बुलियन क्राइसिस या बुलियन स्कैर्सिटी कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यापारिक मार्ग थे, तो उन व्यापारिक मार्गों पर कुछ खास समूहों ने अपनी पकड़ बना ली थी। जैसे एशिया के साथ होने वाले व्यापार पर अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे, इन्होंने क्या किया था, एक तरह से मोनोपोली जैसी स्थिति बना ली थी, एक अधिकार जैसी स्थिति बना ली थी। तो ये मुद्दा था। अब एक और संकट गहरा गया। वो संकट क्या था, तो मैंने क्या बताया था कि 14 सेंचुरी के बाद, 14 सेंचुरी 14वीं सदी में क्या आया, ब्लैक डेथ या प्लेग। इससे यूरोप की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन, उसमें कमी कितनी हो गई, लगभग 1/3 जनसंख्या में कमी हो गई। अच्छा, जनसंख्या में तेजी से कमी होगी तो इससे क्या होगा, कृषि उत्पादन में भी गिरावट होगा, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाधित हो जाएंगी। चलो यहां तक तो बात समझ में आया। बट 15वीं सदी में, 15वीं शताब्दी में एक नई चीज देखी गई, और वो क्या है कि ये ब्लैक डेथ का प्रभाव जब कम होगा, जैसे मान लो कोरोना आया था, पैंडेमिक, तो उसमें कोरोना का प्रभाव जैसे ही खत्म हुआ तो प्रॉपर्टी के रेट्स अचानक क्या हो गए, बढ़ गए। तो सारा का सारा जो गेम है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। तो 15th सेंचुरी में जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या में क्या देखी गई, पुनः बहुत तेज गति से वृद्धि देखी गई। अब ध्यान से समझना, यहां कृषि उत्पादन में गिरावट आ गया है, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ गया है, और 15वीं सदी आते आते जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि। जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि का मतलब हो गया कि मांग, डिमांड में वृद्धि। और 14वीं सदी में ब्लैक डेथ की वजह से जब आर्थिक गतिविधियों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट की स्थिति देखी गई, इसका मतलब क्या है, इस गिरावट का मतलब ही है कि यहां पे सप्लाई साइड वीक है। तो अभी सप्लाई साइड आपूर्ति पक्ष कमजोर बना हुआ था, और यहां जनसंख्या बढ़ने की वजह से मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। तो देखो, 15वीं सदी में जनसंख्या की में परिवर्तन होने की वजह से मांग में अचानक वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला गड़बड़ हुई थी 14th सेंचुरी की ब्लैक डेथ की वजह से। इसने एक संकट उत्पन्न कर दिया जिसको हम कहते हैं डिमांड साइड क्राइसिस, यानी मांग ज्यादा है बट उस मांग के लिए क्या है, सप्लाई या आपूर्ति बहुत कम है। तो देखो, इस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग है, इस मांग को पूरा करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एशियाई देशों की तरफ देखना पड़ेगा। ध्यान से समझना है इस बात को। इस मांग को पूरा करने के लिए भी आपको एशिया के देशों की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप इस मांग को, अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए एशिया के देशों की तरफ देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने बुलियन क्राइसिस और भी गहरा हो जाएगा, यानी आप और ज्यादा इंपोर्ट करोगे, बदले में और भी ज्यादा पेमेंट एशियन कंट्रीज को दोगे। तो ये बहुत गंभीर संकट था। ऐसी कंडीशन में यूरोप के जो देश हैं, उनकी जो सरकारें हैं, वो इस बात को समझ गई कि भाई इस तरह से तो हम पहले ही बुलियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं, बुलियन संकट से जूझ रहे हैं, और पहले ही हम किससे जूझ रहे हैं, बुलियन संकट से जूझ रहे हैं। और एशिया के जो देश हैं, एशिया की जो कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को लेकर ये क्या बने हुए हैं, बुलियन सिंक बने हुए हैं। तो इससे तो हमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका समाधान इन राज्यों ने क्या निकाला, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब सामंतवादी, पारंपरिक सामंती ढांचा टूट रहा था, तो इसके साथ ही साथ केंद्रीकृत राजतंत्रों का भी उद्भव हो रहा था। पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज भी एग्जिस्टेंस में आ रही थी। तो जब शक्तिशाली केंद्रीय राज्य का उद्भव होगा, तो ऐसी दशा में इस राज्य की अपनी सेना होगी, इस राज्य के अपने सैन्य खर्चे होंगे, इस राज्य की अपनी आर्थिक आवश्यकताएं होंगी, प्लस ये दूसरी आवश्यकता है। इन सबको मिला के राज्यों ने यह सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है कि स्टेट अपने लेवल पर व्यापार वाणिज्य को, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने की कोशिश करें, और
स्टेट अपने लेवल पे व्यापार वाणिज्य को प्रमोट करने की कोशिश करे और इससे ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ या आर्थिक संसाधन का सृजन कर सके। और इन सब से जो राज्य है, इस राज्य की शक्ति, पावर, इसमें वृद्धि होगी और राज्य की जो निर्भरता है, आर्थिक निर्भरता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, उस आर्थिक निर्भरता में भी कमी आएगी। तो इस तरह का एक विचार आया और ये जो विचार है, इसी विचार को वणिकवाद कहा गया या मर्केंटिलिज्म कहा गया। तो वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म यह एक आर्थिक सिद्धांत है, लेकिन यह केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं है। यह आर्थिक सिद्धांत यूरोप की व्यवहारिक जरूरतों के अनुकूल है। मर्केंटिलिज्म एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिसी, व्यवहारिक नीति है यूरोप के उन देशों के लिए जो उस समय संकट से जूझ रहे थे। यानी कि ऐसी कंडीशन में अब राज्य, स्टेट खुद ही क्या बन जाएगा? मर्चेंट बन जाएगा। तो देखो, मर्चेंट प्लस कैपिटलिज्म दोनों को अगर हम मिला दें तो ये शब्द क्या बनता है? मर्केंटिलिज्म। यानी कि अब जो राज्य है, स्टेट, वो खुद ही मर्चेंट की तरह, व्यापारी की तरह बिहेव करने लगा। बिहेव करने का मतलब क्या है? अब राज्य का ये पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा कि एक्सपोर्टेबल गुड्स की संख्या बढ़ाई जाए, निर्यात योग्य वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाए। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है कि एक्सपोर्टेबल गुड्स की संख्या आप अचानक से बढ़ा दो। आपको एक्सपोर्टेबल गुड्स की संख्या बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा और अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब होता है? 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, 1760s में, सबसे पहले ब्रिटेन में। तो यहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो है ही नहीं, औद्योगिक क्रांति तो है ही नहीं। तो एक्सपोर्ट करने योग्य वस्तुओं की संख्या अगर आपको बढ़ानी है, तो डाइवर्सिटी अगर लाना है, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए होगा। कच्चा माल के लिए एशिया और अफ्रीका के जो महाद्वीप है, ये सबसे आदर्श स्थिति प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो दूसरी चीज, आप दूसरा क्या कर सकते हो कि राज्य क्या करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। राज्य निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा देगा और जब राज्य निर्यात को ज्यादा बढ़ावा देगा, साथ ही साथ राज्य क्या करेगा? आयात को कम करने की कोशिश करेगा। यानी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम करो, निर्यात को बढ़ाओ, आयात को कम करो। ऐसी दशा में राज्य क्या होगा? व्यापार संतुलन इस राज्य के पक्ष में होगा। इसका मतलब ऐसी दशा में इस राज्य में बुलियन फ्लो, बुलियन इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था? बुलियन आउटफ्लो। ज्यादा इंपोर्ट तुम करते थे तो ज्यादा पैसा देते थे, बुलियन आउटफ्लो था। अब कोशिश क्या है कि बुलियन इनफ्लो को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बुलियन इनफ्लो को बढ़ाया जाए। तो अब इस तरह की सिचुएशन शुरू हो गई, ज्यादा से ज्यादा बुलियन इनफ्लो को बढ़ाया जाने लगा। तो ये एक धारणा है। अब आप इस बात को समझिए कि यानी कि ये जो मर्केंटिलिज्म है, वणिकवाद की नीति है, हमेशा याद रखना, यह सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, यह एक व्यवहारिक नीति भी है, प्रैक्टिकल पॉलिसी भी है राज्यों के परिप्रेक्ष्य में। तो वणिकवाद अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा 15वीं 16वीं सदी की जो क्राइसिस थी, उस क्राइसिस से निपटने के लिए राज्य की जो तैयारी थी, वो एक आर्थिक नीति के रूप में सामने आई। वही आर्थिक नीति वणिकवाद है, मर्केंटिलिज्म है। और इस वणिकवाद ने, मर्केंटिलिज्म ने ट्रेड एंड कॉमर्स को, व्यापार वाणिज्य को, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य पहले क्या था? पहले एक निजी गतिविधि थी, प्राइवेट अफेयर था। लेकिन अब ट्रेड एंड कॉमर्स एक निजी गतिविधि या प्राइवेट अफेयर नहीं रहा। अब ट्रेड एंड कॉमर्स क्या बन गया? राष्ट्रीय शक्ति का उपकरण बन गया। ये बहुत मजेदार बात है जो मैं आपको बताऊं, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कि व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य पहले क्या हुआ करता था? पहले एक निजी उपक्रम हुआ करता था या उद्यम हुआ करता था। अब ये निजी नहीं हो गया, अब ये क्या हो गया? राज्य के संरक्षण में। तो क्या फर्क आया बताओ? व्यापार वाणिज्य पहले क्या था? ये पूरी तरह से प्राइवेट है। जैसे मान लो मैं एक व्यापारी हूं, मैं व्यापार वाणिज्य कर रहा हूं किसी दूसरे देश के साथ, है ना,
शिप सी वॉयजेस पे हम जा रहे हैं, व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, ये सब कुछ निजी था। लेकिन अब ये सब कुछ क्या हो गया, राज्य द्वारा संरक्षित हो गया। और व्यापार वाणिज्य को राज्य अब शक्ति का उपकरण भी मानने लगा। यानी राज्य को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर यूरोपीय राज्यों को और भी अधिक शक्तिशाली बनना है तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करनी है, तो उन्हें अपने स्तर पर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना होगा। तो ये बात आप समझ गए कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना ये शौक था या मजबूरी थी? ये मजबूरी थी। और जब ऐसा होगा तो यहां पे क्या आ जाएंगी, यहां पे आ जाएंगी जॉइंट वेंचर कंपनीज। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी, आपको पता है। डच कंपनी क्या थी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। तो इस तरह से आ जाएंगी जॉइंट वेंचर कंपनीज। इन जॉइंट वेंचर कंपनीज यानी कि जो ट्रेडिंग कंपनी और जो सरकार है, मेट्रोपॉल, इन दोनों के बीच में गहरा संबंध भी होगा। साथ ही साथ जो राज्य होगा वो क्या करेगा, चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है, शाही आदेश। शाही आदेश यानी राज्य क्या करेगा, इन कंपनियों को चार्टर या शाही आदेश भी देगा, ठीक है। और उस शाही आदेश में मोनोपोलिस्टिक राइट्स, एकाधिकारवादी अधिकार जैसी चीजें भी दी जाएंगी, मोनोपोलिस्टिक राइट्स भी दी जाएंगी, एकाधिकारवादी। जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने क्या दिया था, चार्टर, शाही आदेश, रॉयल ऑर्डर, और उसमें मोनोपोलिस्टिक राइट्स फॉर द ट्रेड, है ना, विद द ईस्ट, पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। साथ ही साथ इन कंपनियों को क्या होगा, ट्रेड प्लस आर्मी, कैनन्स, तोप, हथियार ये रख के चलेंगे। ये कंपनियां जिन देशों में जाएंगी उन देशों में युद्ध करने का, संधि करने का, ये सारा का सारा अधिकार इन कंपनियों के साथ होगा। तो ये सब कुछ जो हमें दिखता है, जैसे आप देखो पोर्टुगीज कंपनी को देखो, डच को देखो, इंग्लिश को देखो, फ्रेंच को देखो, यहां पे क्या है, ट्रेडिंग कंपनीज ही तो हैं, व्यापारिक कंपनियां ही तो हैं। ये व्यापारिक कंपनियां भारत में आपस में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को लेकर, कॉलोनियल राइवलरी को लेकर आपस में भी लड़ रही थी, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, स्थानीय शासक थे, उनके साथ भी युद्ध कर रही थी, संधि कर रही थी। ये क्या कर रही थी, इनके व्यापारिक जहाज जो होते थे वो दे वर गार्डेड विद द कैनन्स, तोप, हथियारबंद सैनिक उनको गार्ड करते थे। ट्रेडिंग कंपनी हिंदुस्तान में है, लेकिन उस ट्रेडिंग कंपनी का अपना छावनी होता था। तो मतलब आप समझ पाए कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के देशों की सरकारों ने किस लेवल पे जाके काम किया, यह बात आपको समझना है। और भारत अंग्रेजों के लिए क्लासिक कॉलोनी था। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं, क्लासिक कॉलोनी कहते हैं। क्यों क्लासिक कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे पहले तो एशिया सेंट्रल था, एशिया मुख्य था, केंद्रीय था। एशिया में जो इंडिया था वो कोर था, सबसे इंपॉर्टेंट था, और यूरोप तो पेरिफेरी पे था, परिधि पे था। यानी एशिया के पास ट्रेड सरप्लस था, एशियन देशों के पास रिसोर्सेस थे, व्यापार करने की अपॉर्चुनिटीज थी। यूरोप के पास क्या था, क्राइसिस। यूरोप के पास क्या था, ट्रेड डेफिसिट। यूरोप के पास क्या था, बीओटी डेफिसिट। यूरोप के पास क्या था, मैंने बताया कि 15वीं सदी में जब जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड साइड जो क्राइसिस जनरेट हुई, आपूर्ति श्रृंखला की तरफ से जो संकट जनरेट हुआ, उस संकट को सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं था, बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान की तरफ देखें। तो भारत में जो विभिन्न यूरोपीय समूह आए, चाहे वो पोर्टुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, इसको हमें एक स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल प्रोसेस, संरचनात्मक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। यानी कि यूरोप के देशों ने समुद्री मार्गों का उपयोग करते हुए एशिया में जो प्रवेश किया, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण था इन यूरोपीय देशों में जो संकट था, उस संकट का समाधान कोई आंतरिक समाधान नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस संकट का समाधान वो अपने देश में ढूंढ ले, नहीं, उस संकट के समाधान के लिए बाहर देखना उनको पड़ा, और यही वजह है कि वो यूरोप से हिंदुस्तान में आए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। ये आपको समझना है कि इन यूरोपीय देश, ये यूरोपीय देश अपने देश की सीमा से बाहर निकले। इसका कारण यह था कि उनको अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी थी, ठीक है।
ये चीजें हैं। उनकी इकोनॉमी की अपनी लिमिटेशंस थी, उनकी अर्थव्यवस्था की अपनी सीमाएं थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति था नहीं 15वीं 16वीं सदी में। तो उत्पादन की जो भी शैली थी, प्रोडक्शन का जो भी स्टाइल था, उसकी क्या थी, उसकी कुछ तकनीकी सीमाएं थी, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स थी। जैसे कृषि था तो कृषि बहुत एडवांस नहीं था, सामान्य कृषि थी, हल बैल पर आधारित खेती थी, फसल चक्रण पर आधारित खेती थी, या उनके पास एक इरिगेशन सिस्टम था। ऐसा नहीं था कि कुछ कृषि में ऐसी तकनीक वो शामिल करें जिससे उत्पादकता कृषि की बढ़ जाए, ये उसकी सीमा थी। मार्केट बहुत वेल इंटीग्रेटेड नहीं था, एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इसके पहले की जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था थी और मैनोरियल सिस्टम था। तो शहर, गिल्ड्स और आर्थिक संरचनाओं का विकास धीरे धीरे होगा, ये चीजें हैं। तो सामंती व्यवस्था के अधीन रहते हुए यूरोप खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन एक्सपेंड नहीं कर सकता था। तो एक्सपेंड होने के लिए क्या होना था, सामंती व्यवस्था का टूटना बड़ा जरूरी था। और देखते हो कि सामंती व्यवस्था के टूटने के साथ ही भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ग्रुप्स है, यूरोपीय समूहों का जो प्रसार है, ये बिना सामंती ढांचे के टूटे नहीं आ सकता था। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी यूरोप का भारत के साथ होने वाला, पश्चिम का भारत के साथ या पश्चिम का एशिया के साथ होने वाला व्यापार शुरू में पूरी तरह से वन साइडेड था, एक तरफा था, जहां पे कि हम एशिया के देश, भारत फायदे की स्थिति में था, लाभ की स्थिति में था। यूरोप क्या करता था, वस्तुएं खरीदता था, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदता था। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा क्या था, नुकसान की स्थिति में था, ये समझना। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि 15th 16th सेंचुरी में, 15वीं 16वीं सदी में जो यूरोप में क्राइसिस है, संकट है, ये कैसा संकट है, स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, संरचनात्मक संकट है। और ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक सफोकेशन है, रणनीतिक घुटन है। यूरोप घुटन की स्थिति में है। यूरोप एशिया के देशों के साथ व्यापार कर रहा है और एशिया के देशों पर निर्भर है, उनका एक डिपेंडेंट कंज्यूमर बना हुआ है, निर्भर उपभोक्ता बना हुआ है। यह बात आपको समझनी है। और इसलिए उसने इधर देखना शुरू किया। एक और घटना जो आप सब लोग लगभग जानते हैं कि 15th सेंचुरी 1453, ये 1453 एडी में क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का पतन। और कुस्तुनतुनिया के पतन का मतलब ये हो गया कि जो ट्रेड रूट्स थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, वो क्या हो गए, बंद नहीं हुए, लेकिन व्यापारिक मार्ग जब ऑटोमन शक्ति, ऑटोमन ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। ऑटोमन शक्ति ने जितने वो व्यापारिक मार्ग थे उस पे अपनी, कह सकते हैं कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वो टैक्स बढ़ा देंगे, उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। और टैक्स और कंट्रोल बढ़ जाएगा तो यूरोप पहले से ही संकट में था, बुलियन क्राइसिस और तमाम तरह के क्राइसिस। तो कुस्तुनतुनिया के पतन से जब व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होंगे और इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा व्यापार वाणिज्य का, तो ये संकट और भी गहरा हो जाएगा। तो जब ये संकट और भी गहरा हो जाएगा तो उसे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स तो चाहिए ना, व्यापारिक मार्ग तो चाहिए। और इसी क्रम में केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते वास्को डी गामा 1498 में भारत तक के नए वैकल्पिक मार्ग की खोज करता है ना। तो ये बात आपको समझना है कि 1453 में यूरोप ने ये अनुभव किया कि अगर हमें अपनी क्राइसिस का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, अगर हमें अपने संकट का अस्थायी समाधान चाहिए, तो हमें एशिया तक एक इंडिपेंडेंट एक्सेस, एक स्वतंत्र पहुंच की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। और यह बिना ऑल्टरनेटिव रूट्स के खोजे नहीं होगा। यह सबसे बड़ी बात है ना। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, कई बार क्या होता है कि वास्को डी गामा की यात्रा एक बहुत ही हेरोइक इवेंट थी, एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरी थी, भौगोलिक खोज थी, इस तरह से प्रेजेंट की जाती है। लेकिन जो आज का आधुनिक इतिहास लेखन है वो इस घटना को अलग तरीके से देखता है। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के व्यापारिक मार्ग की, वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग की जो खोज थी, इसको वो कोई हेरोइक इवेंट के रूप में नहीं देखता है, इसको वो कोई डिस्कवरी के रूप में नहीं देखता है आधुनिक इतिहास लेखन। वो मानता है ये तो एक शिफ्ट था, सिस्टमिक शिफ्ट था, ये बदलाव होना ही था। और ये बदलाव इसलिए भी हुआ क्योंकि यूरोप
के व्यापार वाणिज्य की यूरोप के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या करना था, ये एक रास्ता उन्हें तलाशना था और ये वही रास्ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस रास्ते की तलाश सबसे पहले पोर्टुगीज ने की। जैसे स्पेन और पुर्तगाल, आपने पढ़ा भी होगा कि व्यापारिक मार्गों की खोज में सबसे आगे थे। तो सवाल उठता है कि पुर्तगाल ही क्यों, ब्रिटेन क्यों नहीं आया सबसे पहले, फ्रांसीसी सबसे पहले क्यों नहीं आए? तो आपको समझना है कि जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में हम मध्यकाल की भी बात कर रहे थे। दूसरी चीज है ना, यूरोप में मध्यकाल में सामंती संरचना बहुत मजबूत थी। अच्छा देखो, जब आप पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति देखते हो तो यूरोप में जो मुख्य जैसे फ्यूडलिज्म के सबसे पावरफुल सेंटर्स थे, सामंतवाद के जो सबसे शक्तिशाली केंद्र थे, तो ये जो देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, ये सामंतवाद के सबसे शक्तिशाली केंद्र से दूर स्थित थे। तो जो सामंतवाद के शक्तिशाली केंद्र से दूर स्थित होगा वो सामंतवाद की सीमाओं से भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा। तो ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि स्पेन और पुर्तगाल का जो व्यापार था पहले से ही अटलांटिक ओशियन को सेंटर में, अटलांटिक ओशियन जो था वो उनके केंद्र में था, यानी अटलांटिक ओरिएंटेड ट्रेड एंड कॉमर्स था स्पेन और पुर्तगाल का पहले से। स्पेन और पुर्तगाल की मोनार्की सेंट्रलाइज थी, पावरफुल थी और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज को लेके अपना एक सकारात्मक सोच रखती थी, अफर्मेटिव आउटलुक रखती थी। तो ये हम कह सकते हैं, यानी कि पुर्तगाल ने समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा को समुद्री यात्रा को एक तरह से फंड किया, हम सबको पता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ये जो आर्थिक दबाव या क्राइसिस की स्थिति जो बन रही थी यूरोप में, इस बात की समझ स्पेन और पुर्तगाल को ज्यादा बेहतर थी और इसका समाधान भी वो बहुत ही प्रोएक्टिवली ढूंढना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज की। ये बात आप समझ गए। तो स्थिति बदल गई जब मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद की अवधारणा आई। तो अब क्या था, अब यूरोप का पूरा व्यापार वाणिज्य एक तरह से स्टेट बैक्ड हो गया, राज्य द्वारा समर्थित हो गया। आर्म्ड सैनिक, हथियारबंद सैनिकों की निगरानी में यह व्यापार वाणिज्य होने लगा। यह व्यापार वाणिज्य पहले से ज्यादा मोनोपोलिस्टिक हो गया, एकाधिकारवादी हो गया। तो ये बात आपको समझना है कि इस तरह से व्यापार वाणिज्य ने, और इसका फायदा भी हुआ यूरोप को। पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आ गए। धीरे धीरे उनका जो बुलियन क्राइसिस था, बुलियन आउटफ्लो था, उसको उन्होंने कम कर दिया। तो उनको सफलता भी मिली। यूरोप के देश एशिया के देशों के साथ एक डायरेक्ट ट्रेड, प्रत्यक्ष व्यापार की स्थिति में भी आ गए। और हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी को स्ट्रेटजी में कैसे बदला जा सकता है, इस बात को हम समझ सकते हैं इन विभिन्न यूरोपीय समूहों से जो भारत आए। तो अब आप याद रखिएगा कि यूरोपियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा भारत के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग, वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग की जो खोज हुई, वो खोज बेसिकली केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से आर्थिक अनिवार्यता या आर्थिक आवश्यकता थी यूरोप की। यूरोप क्राइसिस से निपटे, इसके लिए उसको क्या करना था, एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना ही था और उसने ये ढूंढा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना कि भारत की आर्थिक शक्ति और यूरोप की आर्थिक व्यवस्था, इन दोनों के बीच जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो इस बात को हम समझ जाते हैं कि भारत में अलग अलग यूरोपीय समूह क्यों आए। क्योंकि यूरोप की आर्थिक व्यवस्था थी और भारत में वो इकोनॉमिक पोटेंशियल था, आर्थिक शक्ति थी कि वो उस संकट को दूर करने में सक्षम था। भारत में पहले से ही, मुगल काल से ही व्यापार वाणिज्य की स्थिति बेहतर थी। अच्छा, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यूरोप भारत में आए तो भारत में एक वैक्यूम जैसी स्थिति थी। वैक्यूम जैसी स्थिति कहां थी भाई? 18th सेंचुरी में औरंगजेब का डेथ क्या है? डेथ ऑफ लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। हम ये तो नहीं कह रहे हैं डेथ ऑफ लास्ट मुगल रूलर, अंतिम मुगल शासक की मौत हो गई, हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मुगल शासक रहे, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही। भारत में जो भी मुगल शासक थे उन्होंने यूरोप से आने वाले अलग अलग व्यापारिक समूहों के साथ नेगोशिएशंस, बातचीत की। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की जो ट्रेड के साथ साथ डिप्लोमेसी, ट्रेड प्लस डिप्लोमेसी की पॉलिसी थी, उस ट्रेड प्लस डिप्लोमेसी की पॉलिसी को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिया। लंबी दूरी की व्यापारिक नेटवर्क को विकसित करने में उनकी हेल्प की।
भारत में पहले से ही क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हुंडी प्रणाली विकसित थी, भारत में पहले से ही गिल्ड प्रणाली थी, भारत में व्यापार वाणिज्य थे, भारत में तमाम ऐसे व्यापारिक समूह थे जैसे बनिया, चट्टी, बोहरा ट्रेडर्स गुजरात के, जो व्यापार वाणिज्य में बहुत अच्छा कर रहे थे। समुद्री मार्ग से व्यापार तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही चला आ रहा है। तो इस बात को समझना है कि जब यूरोपीय भारत में आए तो भारत में पहले से ही बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, जैसे मैंने कहा बोहरा, चट्टी, है ना, इन सब की बात की। तो जब यूरोपीय व्यापारी भारत में आए तो उन्होंने भारतीय व्यापारी, समृद्ध भारतीय व्यापारी, समृद्ध भारतीय बाजार, समृद्ध भारतीय शहर, धीरे धीरे इनको नष्ट किया। पहले यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, समृद्ध भारतीय व्यापारियों के जूनियर पार्टनर्स के रूप में काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वही जूनियर पार्टनर क्या हो गया, अगर बॉस बेवकूफ हो तो जूनियर पार्टनर को सीनियर पार्टनर बनने में देर नहीं लगती है। यही हुआ, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए ना यूरोपियों के ओरिजिनल इंटेंशंस को। तो यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय व्यापारियों के जूनियर पार्टनर बन के काम किए। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 1-2 सेंचुरीज बाद स्थिति बदल गई, 2-3 सेंचुरी के बाद अब भारतीय व्यापारी जूनियर पार्टनर हो गए और यूरोपीय क्या हो गए, सीनियर पार्टनर हो गए। तो ये अचानक से नहीं हुआ, ये बहुत सिस्टमेटिकली हुआ, है ना। भारत में जो व्यापार वाणिज्य था उसमें हिंसा जैसी चीजों का कोई रोल नहीं था। व्यापारी अपने साथ जो वो क्या कहते हैं, सैन्य टुकड़ी लेके नहीं चलता था। लेकिन यूरोपीय व्यापारी जब भारत में आए तो वो मिलिट्रीली प्रोटेक्टेड थे, सैन्य संरक्षित थे, अपने साथ आर्मी लेके, अपने साथ सेना लेके चलते थे। तो ये बात आपको समझनी है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि यूरोपीय देशों का एशियाई देशों में जो विस्तार हुआ, विभिन्न यूरोपीय समूहों का भारत में जो आगमन हुआ, यह एक तरह से हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी, ऐतिहासिक संभाव्यता थी, जिसमें यूरोप में होने वाला स्ट्रक्चरल क्राइसिस, यूरोप की आर्थिक विवशता, जो ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं, वैश्विक व्यापार असंतुलन है, जिसमें यूरोप में बुलियन क्राइसिस है, इन सब का रोल था कहीं ना कहीं, है ना, इन सब का रोल था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जब यूरोपीय समूह आए तो कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि भारत में जाने के बाद, एशिया के देशों में जाने के बाद हमारे यहाँ जो क्राइसिस है उसको हम काफ़ी मात्रा तक कम कर पाएंगे। तो ये दावा करना कि भारत में यूरोपीय आए क्योंकि भारत में सब कुछ स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, ये दावा गलत है। क्योंकि भारत में जब यूरोपीय आए, भारत ऑलरेडी एक प्रॉस्परस, समृद्ध, इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था। और भारत एक प्रॉस्परस ग्लोबल इंटरकनेक्टेड ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था, और इसमें भी भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में था, बीओटी प्लस था। यहां भारत में क्या था, बुलियन इनफ्लो था, बुलियन आउटफ्लो नहीं था। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। मुख्य बात आज यही संकल्पना मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि भारत में विभिन्न यूरोपीय समूहों का आगमन, यूरोपीय समूहों का आगमन, ठीक है, से संबंधित दृष्टिकोण कि ये क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या था। चाहे पोर्टुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, सबके लिए हमने आज एक आपको कॉमन रीजन बताया कि सब क्यों आए। अब अगली क्लास में, तो आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगली क्लास में अब हम किस पे बात करेंगे, पुर्तगाली पे और डच पे। चूंकि जीएस की क्लास है तो बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में यही टॉपिक रही। अगली क्लास में हम पोर्टुगीज और डच दोनों पे बात करेंगे लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हम इंग्लिश और फ्रेंच पे बात करेंगे। तो आज लेक्चर 1 में आप ये समझ गए कि भारत में जो विभिन्न यूरोपीय समूह हैं, इनके आगमन की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो इस तरह से एक एक करके आप आधुनिक भारत इतिहास, इस विषय में जितनी संकल्पनाएं हैं आपकी, कॉन्सेप्ट्स, जैसे मैंने फैक्ट्स को हटाया है, कहीं कहीं पे मतलब जहां पे जोड़ने की जरूरत महसूस हुई है वहां मैंने फैक्ट्स को बोला है, बट लार्जली मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा फैक्ट्स को यहाँ पे शामिल न किया जाए। जैसे आप 15वीं सदी, 16वीं सदी या मध्य युग की बात करिए तो कहिए कि 5वीं सदी से लेके 15वीं सदी के बीच में मध्यकाल है। मध्यकाल का जो अंतिम चरण है यूरोप में, वो 13वीं से 15वीं सदी के बीच में है। ये सब तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। 13वीं से 15वीं सदी के बीच में संक्रमण का दौर चल रहा था। संक्रमण में क्या क्या हो रहा था, है ना, सामंतवाद का पतन हो रहा था। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ है। ब्लैक डेथ के बाद क्या है,
कृषि में गिरावट है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, सामंती व्यवस्था का कमजोर हो जाना हुआ है, सामंत कृषक संबंध का कमजोर हो जाना है। 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी में फिर क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि है, जिससे डिमांड साइड क्राइसिस उत्पन्न हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन सबको वीडियो को देखने के बाद अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो फिर आपके पास एक 150 वर्ड्स का एक अच्छा कंटेंट होगा, जिससे आप इस विषय के आसपास की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएंगे। तो आज इस श्रृंखला की पहली क्लास थी। इसी तरह से जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण विषय है, एक एक करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।